एपिसोड 18। हेलो दोस्तों, आप सभी हमारे स्टोरी को डेली सुनते हो पर कोई भी ना तो कमेंट करते हो और ना ही लाइक। प्लीज दोस्तों हमारी मेहनत को अपने एक प्यारा सा कमेंट, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। कहानी अब आगे। दिव्यांश का बेडरूम। दिव्यांश बोला, नहीं साली साहिबा, अब आप इस तरह अचानक से ये सब बातें पूछनेगी तो आपकी दीदू को शर्म तो आ ही जाएगी ना। वो शर्मा गई है। नहीं तो अगर ये बोले तो मैं आपको डिटेल्स में सारी बात समझा सकता हूँ। नहीं नहीं जीजू, मुझे नहीं जाननी है आप दोनों के बीच का रोमांस। मैं चलती हूँ, आप दोनों रेडी हो, जल्दी से बाहर आ जाइए। जानवी इतना बोल कमरे से बाहर चली जाती है। उसके जाते ही नित्या दिव्यांश की तरफ देखते हुए बोली, थैंक यू सो मच, आज आपने मेरी बहन के सामने सब संभाल लिए। हाँ, क्या बोला तुमने अभी? क्या बोला मतलब यही कि आपने आज मेरी बहन के सामने हमारे रिश्ते का सच छुपाया, उसके लिए धन्यवाद। कितनी अच्छी लगती हो इस तरह झुककर माफी और धन्यवाद करते हुए। इसी तरह हमेशा रहा करो, ज्यादा अच्छा है। दिव्यांश फिर से नित्या के साथ फ्लर्ट कर चला गया, जिससे नित्या चिट खुद में बोली, ये मिस्टर बदतमीज कभी नहीं सुधरने वाले हैं। पर जो भी हो, आज उन्होंने मेरा साथ दिया ताकि मेरे परिवार वालों को सच ना पता चले और उनका दिल ना टूटे। इधर सारिका आज जब सुबह से उठी थी, उसे बार बार उल्टी पर उल्टी हुए जा रहे थे, जिससे वो एकदम बेहाल था और उसके चेहरे भी काफी डल पड़ गए थे। इतनी उल्टी कर करके उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे भी तो क्या करे। ऊपर से वो अपने कमरे से इस हालत में निकल भी नहीं सकती थी। अगर किसी ने देख लिया तो वो क्या जवाब देगी सबको। इसी अड़ग की वजह से वो अपने कमरे में बीमार होते हुए भी पैक हुई पड़ी थी और बस उल्टी पर उल्टी किए जा रही थी। अभी उसे फिर से उल्टी आ रही थी तो वो उल्टी करने बाथरूम जाने के लिए खड़ी हुई थी कि तभी वो एकदम से बेहोश हो जमीन पर गिर गई और उसकी आंखें बंद हो गई। उसी के कमरे की तरफ से नित्या गुजर रही थी, पर जैसे ही वो दरवाजे क्रॉस कर आगे बढ़ी, एक जोरदार आवाज सारिका के कमरे से सुन झट से वहीं पर रुक गई और एकदम डरते हुए खुद में बोली, ये आवाज, ये तो सारिका के कमरे से आई, लेकिन ये आवाज कैसी थी? कहीं सारिका को कुछ नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, मैं अभी जाकर देखती हूँ। नित्या ये बोल जल्दी से सारिका के कमरे का दरवाजा खोलने चली गई, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलने की कोशिश करी तो वो एकदम परेशान हो गई और बोली, हे भोलेनाथ, ये क्या? सरिका ने तो दरवाजा को अंदर से बंद करके रखा है, अब मैं अंदर कैसे जाऊं? और अगर किसी को बताया भी तो? नहीं नहीं, सारिका सारिका दरवाजा खोलो, मैं हूं नित्या। पर अंदर से कोई भी जवाब नहीं आते देख अब नित्या का अड़ा यकीन में बदल रहा था कि जरूर कुछ हुआ है। इसीलिए वो जल्दी से अपने आसपास नजरें दौड़ा कर देखने लगी। मुझे कुछ भी करके ये दरवाजा को खोलना पड़ेगा, पर मैं कैसे खोलूं, क्या करूं? हाँ, ये मेरे दिमाग से कैसे निकल गया। क्लिप, हाँ क्लिप डालकर मैं इसे खोल सकती हूँ। गांव में जब भी अलमारी की चाबी गुम हो जाती थी तो इसी तरह से मैं उस अलमारी को खोला करती थी ना। हाँ, मैं ये दरवाजा खोल सकती हूँ, बस भोलेनाथ आप मेरा साथ देना। नित्या भगवान का नाम ले जल्दी से अपने बालों में लगे एक क्लिप को खोल उस दरवाजा के ताले खोलने की कोशिश करने लगी, और कुछ ही देर कोशिश करते करते वो दरवाजा का लॉक ओपन हो जाता है। ये देख नित्या एक चेहरे पर की मुस्कुराहट आ जाती है और वो भोलेनाथ को थैंक्स बोलते हुए दरवाजे को खोल अंदर चली जाती है। पर जब वो अंदर पहुंचती है तो सामने जमीन पर सारिका को एकदम बेहोश हुए गिरे देख उसके पैरों तले तो मानो जमीन ही निकल गई हो। सारिका सारिका, क्या हुआ तुम्हें? हे भोलेनाथ, इसे क्या हो गया? दौड़ते हुए नित्या सारिका के पास जाकर बैठ गई और उसके सर को उठ अपने गोद में लेते हुए उसके हाथ को अपने हाथों में ले जोर जोर घिसने लगी और साथ ही साथ बोलने लगी, सारिका सारिका उठो ना, क्या हो गया भोलेनाथ इसे? अब मैं क्या करूंगी? ये इस वक्त वो प्रेग्नेंट भी है और अगर कहीं इसके पेट में पल रहे बच्चे को कहीं, नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दे सकती हूँ। नित्या ये बोल सारिका को किसी तरह संभाल कर बेड पर ले जाकर लिटाती है और भागकर सबसे पहले दरवाजा बंद कर देती है और डॉक्टर को कॉल कर कान पर लगा लेती है। हेलो, आई एम डॉक्टर रानी स्पीकिंग। हेलो हेलो डॉक्टर, मैं नित्या बोल रही हूँ, मेरा मतलब है कि मैं सारिका की भाभी बोल रही हूँ। यस, बोलिए। डॉक्टर, पता नहीं सारिका को अचानक से क्या हो गया है। वो बेहोश हो गई है और मैं कब से उसे होश में लाने की कोशिश कर रही हूँ पर वो होश में आ ही नहीं रही है। वॉट? पर ये सब कैसे हुआ? क्या उन्होंने अपनो मेडिसिन टाइम से नहीं ली थी? डॉक्टर ने जब मेडिसिन की बात करी तो नित्या उनसे पूछी, पर डॉक्टर आप किस मेडिसिन की बात कर रहे हैं? मैंने उसे कोई मेडिसिन खाते तो नहीं देखा था इन दिनों। कोई प्रॉब्लम है क्या उसके प्रेगनेंसी में? क्या आपको सारिका ने इस बारे में बताया नहीं है? किस बारे में डॉक्टर? यही कि उसकी प्रेगनेंसी में कुछ इशू है। दरअसल उसके शरीर के अकॉर्डिंग वो अभी फिट नहीं थी इस प्रेगनेंसी के लिए और इसी वजह से वो बेहोश भी हो गई होगी।
हालांकि मैंने उसे इस सब के लिए एक मेडिसिन दी हुई थी जिससे उसके प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम ना हो, पर वो दवाई उसे डेली खानी थी। नित्या ये सब जानकर बहुत ज्यादा घबरा गई थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सारिका के साथ इतना कुछ हो रहा था। पर डॉक्टर, अब मैं अभी क्या करूं? उसे होश में लाने के लिए तभी तो वो मेडिसिन भी खा सकती है। आप एक काम कीजिए, सबसे पहले आप पानी को हल्का गर्म कर उसके पेट पर हल्का सा पट्टी कीजिए और फिर हल्की सरसों का तेल गर्म कर उसमें लहसुन डाल उसके हाथ पैर पर मसाज कीजिए। कमजोरी की वजह से उसके शरीर में ठंडी पड़ गई होगी। जी डॉक्टर, मैं अभी ये सब करती हूँ और फिर बाद में आपको कॉल कर सारिका की हालत बताती हूँ। नित्या इतना बोल कॉल रख देती है और दौड़कर दरवाजा खोल चुपके से किचन चली जाती है और एक बाउल में पानी हल्का गर्म कर उसे कपड़े के सहारे पकड़ सबसे नजरें चुराते हुए सारिका के कमरे की तरफ जाने लगी। उसे पानी ले जाते हुए ऋषभ दूर से देख लेता है और खुद में बोलता है, इसे क्या हो गया है? लगता है इसे उसकी खुशामदगी करने में लगता है कुछ ज्यादा मजा आता है, इसीलिए तो ये लगी हुई है उसके आगे पीछे करने में। पापा कल से आए हुए हैं, उनके बारे में एक बार भी इसे सोचते हुए नहीं देखा है और इस महारानी की खातिरदारी में लगी हुई है। आखिर खिचड़ी क्या पका रही है ये उस कमरे के अंदर जरा पता तो करो। ऋषभ इतना बोल सारिका ले कमरे की तरफ चल दिया। घर का मंदिर। सुबह सुबह सुषमा मंदिर में पूजा कर रही थी, तभी पंडित जी नहा धोकर हाथ में एक रुद्राक्ष का माला लिए वहां आकर पीछे खड़े हो गए। जैसे ही सुषमा की पूजा पूरी हुई वो मंदिर से निकलने मुड़ी, पीछे पंडित जी को खड़े देख बोली, बेटा जी आप यहाँ? वो माँ जी हम पूजा करने आए थे, देखा आप पूजा कर रहे तो बाहर रुक गया। तो आप हमें बता देते ना बेटा, हम जल्दी पूजा कर लेते, आपको हमारी वजह से रुकना पड़ा। जी नहीं नहीं माँ जी, आप हमें बेकार में पाप का भागी ना बनाए। आपने तो हम पर पहले से ही कितना एहसान किया हुआ है जिसका कर्ज शायद ही हम इस जन्म में उतार पाएंगे। ऐसा आपको लगता है बेटा, पर हमें तो लगता है कि एहसान हमने नहीं बल्कि आपने हम सब पर किया है। हमें अपनी इतनी अनमोल बेटी देकर वो इतनी समझदार और गुणी है कि हमें तो लगता है इस घर को उनसे अपने शुभ कदमों से पावन कर दिया है। सुषमा ने कब नित्या की तारीफों का पुल बांधना शुरू किया तो वो सब सुन पंडित जी को कहीं ना कहीं थोड़ी खुशी तो जरूर महसूस हो रही थी और इसीलिए वो मन ही मन बोले, आज तक तो वो सिर्फ मेरी परेशानी और बदनामी की ही वजह बनी थी, पर आज उसकी वजह से मिल रही ये सम्मान देख मन खुश हो गया। फिर सुषमा की ओर देखते हुए बोला, माँ जी अगर आपकी पूजा हो गई हो तो मैं क्या कुछ देर अपना मंत्र यहाँ पर बैठकर जप सकता हूँ? हाँ बेटा क्यों नहीं, आप आराम से पूजा कीजिए, वैसे भी यहाँ पर मेरे और नित्या बेटी के सिवा और कोई पूजा करने नहीं आता है। सारिका का कमरा। नित्या घबराए हुए ही बार बार बोली जा रही थी, सारिका तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी, और रही बात इस बच्चे की तो मैं उसे भी कुछ नहीं होने दूंगी, तुम बस हिम्मत रखना, हे भोलेनाथ बस आप मेरा साथ देना। नित्या खुद में सारी बात बोल बोल कर जल्दी जल्दी वो पानी में कपड़ा डुबो उसे निचोड़ कर सारिका के पेट पर रख दिया और फिर जल्दी से उसके पैर के तलवे में सरसों का तेल लगा उसे घसने लगी। बाहर खिड़की से किसी तरह झांक कर देख रहा ऋषभ खुद में कन्फ्यूज होते हुए बोला, आखिर इसे अचानक से क्या हो गया? और ये नित्या उसे इस तरह सबसे छुपकर कमरे में क्यों रखी है? अगर उसकी तबीयत खराब है तो फिर ये सबको बता क्यों नहीं रही है? हो ना हो कोई तो बहुत बड़ी बात छुपा रही है ये पूरे घर वालों से, पता तो मैं आज करके ही रहूंगा। इधर दिव्यांश को कॉफी चाहिए थी इसीलिए वो बार बार नित्या का नाम लिए जा रही था, पर नित्या सारिका के कमरे में होने की वजह से दिव्यांश की आवाज नहीं सुन पाई। ये लड़की है कहाँ? सुबह से जब से कमरे से निकली है दिखाई नहीं दी है, ऊपर से मेरा कॉफी भी अभी तक नहीं मिला है मुझे। इसका जरा सा साथ क्या दे दिया, ये तो मेरे सर पर ही बैठने की कोशिश करने लगी है, बस एक बार ये मिल जाते फिर बताता हूँ मैं इसे। दिव्यांश इतना बोल जाने ही वाला था कि तभी सामने सूरज आ खड़ा हो जाता है और पूछता है, क्या बात है दिवु, तू इतना हाइपर किस पर हो रहा है? दिव्यांश जैसे ही सूरज को देखता है वो एकदम चुप हो जाता है और मन ही मन बोलता है, कौन सा मैं तुझे बता ही दूंगा तो तू मेरी बात सुनेगा, उल्टा तू मुझे ही समझाने लगेगा। वैसे भी आजकल तुम्हारी और उसकी दोस्ती कुछ ज्यादा गहरी ही हो गई है। दिवु मैं कोई अंतर्यामी तो हूँ नहीं जो तू इस तरह मन में बोले जा रहा है। अब जब तू अपने मुंह से मुझे कुछ बताएगा तभी ती जान पाऊंगा कि हुआ क्या है तुझे। छोड़ ना सूरज, मैं ठीक हूँ। अच्छा तू सुबह सुबह तैयार होकर किधर जा रहा है? वो हाँ मैं तो इन सब में भूल ही गया, मैं हॉस्पिटल के लिए जा रहा हूँ। वो आज जाह्नवी की रिपोर्ट दिखानी थी ना डॉक्टर को, ताकि वो हमें ऑपरेशन का डेट दे सके। दिव्यांश मन ही मन बोला, गजब का है मेरा दोस्त, पहले नित्या से दोस्ती बनाया और फिर अब उसकी बहन को भी इम्प्रेस करने में लगा हुआ है। जब इसे यही सब करना था तो फिर वो शादी भी कर लेता। क्या यार देवू तू रह रह कर क्या सोचने लग जाता है?
देख मुझे हो रही है देरी तो मैं निकलता हूँ और तू यहीं बैठकर आराम से सोच ले, आखिर तुझे सोचना क्या है। सूरज इतना बोल जाने के लिए मुड़ा ही था कि तभी दिव्यांश झट से बोल पड़ा, 1 मिनट यार सूरज, मैं भी चलूंगा तेरे साथ। दिव्यांश ने ये बोल तो दिया, पर उसकी बात सुनकर सूरज एकदम से हैरान था। उसे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही सूरज है जो किसी के लिए भी खुद को परेशान नहीं करता था, सिवाय अपने परिवार वाले को छोड़कर। अब तुझे क्या हो गया सूरज? अब तू क्या सोचने लगा? चल अब लेट नहीं हो रहा है तुझे क्या? कुछ नहीं यार, चल। सारिका का कमरा। ऋषभ कब से खिड़की में किसी तरह से लटका हुआ था। इतने टाइम से खिड़की के सहारे लटके लटके उसके दोनों हाथ दर्द होने लगे थे, इसीलिए वो खुद में बोले जा रहा था। ओह ये लड़की भी जल्दी से कुछ बोले भी तो नहीं, तब से चुपचाप सिर्फ उसकी सेवा किए जा रही है। इसकी वजह से मेरा हाथ, तब से इस खिड़की के रोड के सहारे लटके लटके मेरा हाथ दर्द होने लगा है। पर ये अपना मुंह खोले तब ना। अब मैं ज्यादा देरी तक यहाँ पर और ऐसे नहीं लटक सकता हूँ, कुछ और सोचना पड़ेगा मुझे अंदर की बात जानने के लिए। हम एक आइडिया है। ऋषभ इतना बोल जल्दी से अपने पॉकेट से मोबाइल को निकाला और उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर उसे खिड़की के अंदर सहारे लगा खड़ा रख दिया। उसमें नित्या और सारिका साफ साफ रिकॉर्ड होते दिख रही थी, और फिर खुद बाहर छलांग लगा खिड़की से उतर खुद में बोला, ये हुआ ना एक दमदार आइडिया। अब वो नित्या चाहे कितनी ही देर बाद क्यों ना अपना मुंह खोले, उसके अंदर छुपे राज को मेरा मोबाइल कैद कर ही लेगा। और फिर तब बताऊंगा मैं उन दोनों को। बहुत इंसल्ट हुआ था मेरा उस दिन, मैं उस दिन को भूला नहीं हूँ अभी तक। मुंबई, नेहा का घर। नेहा अपने घर पर खुद के लिए कॉफी बना पी ही रही थी कि तभी उसके मोबाइल पर किसी आर के नारायण नामक इंसान का कॉल आता है। उस कॉल को देखते ही नेहा के एकदम से हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं और वो कॉफी को हाथ से रखते हुए खुद में कहती है, अरे यार ये मुझे कॉल क्यों कर रहा है? अब फिर से ये मुझसे पैसे की डिमांड करेगा, पर मैं इसे इतने सारे पैसे दूंगी कहाँ से? और अगर नहीं दिया तो ये मेरी सारी वो वाली फोटो वायरल कर देगा। नेहा डरते डरते कॉल रिसीव कर लेती है। उसके कॉल रिसीव करते ही उधर से एक भारी भरकम आवाज में एक शख्स बोलता है, हेलो मिस नेहा जी, आपने हमारा फोन उठाने में इतनी देरी क्यों कर दी? कहीं आपका इरादा तो नहीं बदल गया? आप हमें पैसे कब भेज रही है? आपके मुताबिक आज ही 7 दिसंबर है, और आज ही हमें पैसे मिलने थे। नेहा एकदम अड़क के मारे आवाज निकल ही नहीं रहा था, पर फिर भी कोशिश कर बोली, वो दरअसल इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो अपना काम अच्छे से ही कर रही थी, पर पता नहीं बीच में वो मुसीबत कहाँ से टपक गई, उसकी वजह से सब खराब हो गया। इधर ऋषभ खिड़की के बाहर काफी देर खड़ा हो बस मोबाइल का वेट कर रहा था, ताकि वो जान सके कि आखिर में उसकी बहन नित्या सारिका के साथ मिलकर कौन सा खिचड़ी पका रही है। उसका ये प्लान वर्क भी कर गया था। अंदर जो कुछ भी बातें हुई वो सारी नाते उसके फोन रिकॉर्डिंग में कैद हो गई थी, और वो जल्दी से अपने फोन को खिड़की पर से किसी तरह ले वहां से एक साइड में जाकर देखने के लिए वीडियो ऑन करने लगा। पर जैसे ही वो उस वीडियो को ऑन कर पाता उससे पहले ही नित्या एकदम गुस्से में उसके हाथ से वो मोबाइल छीन जोर से उसे जमीन पर फेंक देती है, जिस वजह से ऋषभ का मोबाइल एकदम टूट जाता है। अपने मोबाइल को इस तरह जमीन पर टूटे बिखरे देख ऋषभ का गुस्सा एकदम से बढ़ गया और वो गुस्से में नित्या पर हाथ उठाने ही वाला था कि तभी नित्या बिना उससे डरे उसकी कलाई पकड़ बोली, अब तू इतना गिर गया है भाई जो तू अपनी बड़ी बहन पर भी हाथ उठाएगा? वाह, मुझे तो आज तक लगता था कि तू सिर्फ थोड़ा बदतमीज है, पर आज पता चला कि तू तो पूरा का पूरा गिर ही चुका है। मतलब अब तू किसी अनजान लड़की की वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हो? छिल, कितनी घटिया सोच है तेरी। नित्या जिस तरह से ऋषभ को बोल रही थी उसे सुन ऋषभ और भी गुस्सा गया और गुस्से में अपना हाथ उसके हाथों से छुड़ाते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरा हाथ पकड़ोगी? अब लगता है तुम पापा की मार भूल चुकी हो, अभी तुम्हें बताता हूँ। इतना कह ऋषभ तेजी से अपने पापा को नित्या की कंप्लेन करने जाने लगता है, लेकिन तभी नित्या बड़े ही सरलता के साथ पीछे खड़ी बोल पड़ी, हाँ हाँ जाओ ऋषभ, तुम जाकर करो पापा से मेरी शिकायत, पर एक बात तुम भी याद रखना, अगर पापा ने मुझसे ये पूछा कि मैंने तुम्हें थप्पड़ क्यों मारा है, तो फिर मैं भी उन्हें तुम्हारी इस गिरी हुई हरकत के बारे बता दूंगी। उसके बाद तो तू भी जानता ही है कि पापा मुझे नहीं बल्कि तुम्हें सजा देंगे। ओह रियली माय डियर सिस्टर, तुम्हें लगता है कि पापा तुम्हारी बात मान लेंगे? आज तक तो उन्होंने तुम्हें कभी अपनी बेटी तक माना ही नहीं है और आज वो तुम्हारी बात सुनेंगे? वाह गजब। हाँ बेशक ऋषभ, पापा मेरी बात नहीं मानेंगे, मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ, पर तुम शायद ये बात भूल रहे हो कि उस कमरे में मेरे साथ सारिका भी थी, और एक बार अगर सारिका ने पापा के सामने ये बोल दिया जो तुमने किया है तो तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि पापा उनकी बात पर यकीन जरूर कर लेंगे। आज पहली बार नित्या को इतना कॉन्फिडेंट देखकर ऋषभ बहुत हैरान था, और इसी वजह से वो उसके सामने हार गया और गुस्से में वहां से अपने कमरे की तरफ चला गया।
उसके जाने के बाद नित्या बड़े उदासी भरे आवाज में खुद में बोली, मुझे माफ कर दे भाई, आज पहली बार मैंने तुझ पर हाथ उठाया, पर मैं भी मजबूर थी। मुझे न चाहते हुए भी तुम पर हाथ उठाना पड़ा, वरना तेरे सामने सारिका की प्रेगनेंसी की सारी सच्चाई आ जाती, जो इस वक्त मैं किसी के सामने नहीं आने दे सकती हूँ, जब तक कि इस बात को मैं पापा जी और दादी माँ को ना बता दूं। इधर सूरज और दिव्यांश दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए थे। सूरज दिव्यांश से बोला, यार तू यहीं पर रुक, मैं जाकर रिसेप्शन पर पता करता हूँ कि डॉक्टर राखी हॉस्पिटल आई है कि नहीं, क्योंकि जाह्नवी का केस वही देख रही है। हाँ तो मैं यहाँ पर खड़ा रहकर क्या करूँगा, एक काम करता हूँ, मैं भी तेरे साथ ही चलता हूँ। वैसे भी अब यहाँ तक आया ही हूँ तो जाह्नवी के बीमारी के बारे में एक बार सब कुछ अच्छे से जान ही लेता हूँ। वैसे भी मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है उसके बीमारी से रिलेटेड जानकारी। वाओ, क्या बात है दिव्यांश राजपूत, आज तू अपनी साली के बारे में बड़ा फिक्र दिखा रहा है। क्या कोई बात है दिल में जिसे तू मुझसे छिपा रहा है? मतलब कल तक तू नित्या से सीधे मुंह बात तक नहीं करता था और आज अचानक से उसकी छोटी बहन के लिए इतना फिक्र, कहीं तू नित्या को फिर से कोई नया जख्म तो नहीं देने की सोच रहा है ना? एक तो पहले से ही दिव्यांश सूरज को नित्या के लिए इतना फिक्र करते देख अंदर ही अंदर जल रहा था, उपसे अब सूरज को इस तरह उस पर शक करते देख दिव्यांश को गुस्सा आ गया और वो गुस्से में सूरज का शर्ट का कॉलर पकड़ते हुए बोला, माइंड योर लैंग्वेज सूरज, तुझे बड़ा परवाह हो रहा है उस नित्या की। शायद तू भूल रहा है कि तूने उसे शादी के मंडप में अकेला छोड़ दिया था, तो प्रेजेंट टाइम में वो तेरी नहीं बल्कि मेरी वाइफ है। अब मैं उसके साथ नरमी से पेश आऊं या फिर सख्ती से, उससे तुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, समझे तुम? सूरज वैसे तो दिव्यांश के गुस्से से अच्छी तरीके से वाकिफ था। उसे पता था कि दिव्यांश को जल्दी ही गुस्सा आ जाता है, पर आज जो गुस्सा सूरज उसके आंखों में देख पा रहा था वो उसके लिए नया था। वो समझ ही नहीं पाया कि दिव्यांश अचानक से इतना गुस्सा हो क्यों गया, और इसीलिए वो उसे शांत करने की कोशिश करते हुए बोला, देख भाई, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था, पर मुझे लगता है कि तू इस वक्त किसी बात की वजह से कुछ परेशान हो। तुम शांत हो जाओ, चलो चलकर जाह्नवी के डॉक्टर से मिलते हैं। जब सूरज दिव्यांश को ये बात बोल तब जाकर दिव्यांश का गुस्सा कुछ कम हुआ, पर वो सूरज से बिना कुछ कहे ही आगे बढ़ गया, जिसे देख सूरज खुद में हैरान हो बोला, बड़ी अजीब बात है, अब इसे अचानक से क्या हो गया? मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया जो ये इतना ज्यादा हाइपर हो गया? खैर ये बात मैं पूछता हूँ इससे, फिलहाल डॉक्टर से मिलना जरूरी है। इधर नित्या जब वापस सारिका के कमरे के तरफ जाने के लिए मुड़ी तो सारिका को दरवाजे पर खड़े देख बोली, अरे सारिका, आप यहाँ पर क्या कर रही है? हमने आपको आराम करने के लिए बोला था ना, तो फिर आप यहाँ पर इस तरह से खड़ी क्यों हैं? चलिए अपने कमरे के अंदर। नित्या इतना बोल सारिका के कंधे को संभालते हुए उसे अंदर कमरे में लेकर जाने लगी, लेकिन तभी सारिका नित्या के हाथ को पकड़ बड़े ही उदास भरे आवाज में बोली, आप ऐसा कैसे कर लेती हो नित्या भाभी? जिस इंसान के जिंदगी में ऑलरेडी इतनी सारी तकलीफ चल रही हो, वो दूसरों की तकलीफ को कम करने की कोशिश कर रहा है। सच में मैंने आपको शुरू में बहुत गलत समझा। नित्या सारिका की बातों को समझ नहीं पा रही थी कि वो किस बारे में बोल रही है, इसीलिए वो पूछी, सारिका आप ऐसा क्यों बोल रही है? मैं आपकी बातों का मतलब नहीं समझ पा रही हूँ, आप कहना क्या चाहती है? भाभी, आपने जब अपने भाई को थप्पड़ मारा वो मैंने देखा। ऋषभ आपकी कभी इज्जत नहीं करता है और ना ही आपको अपनी बड़ी बहन मानता है। आप ये बता जानती थी कि अगर आपने उस पर हाथ उठाया तो आप दोनों के बीच का ये रिश्ता और भी ज्यादा खराब हो जाएगा। उसके बावजूद भी आपने अपने रिश्ते के बारे में ना सोचकर मेरे खातिर अपने भाई पर हाथ उठाया। कोई भला ऐसे कैसे कर सकता है नित्या भाभी? जब नित्या सारिका की पूरी बात सुनती है तो उसके चेहरे पर भी थोड़ी उदासी आ जाती है, पर फिर वो सारिका के गाल को हल्के से सहलाते हुए बोलती है, मैं जानती हूँ सारिका कि आज मैंने अपने भाई पर हाथ उठाकर अपने रिश्ते को और कमजोर बना दिया, पर इसके सिवा मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। मैं अपने भाई को बहुत ही अच्छे तरीके से जानती हूँ। इस थप्पड़ के बाद अब उसका पूरा ध्यान मुझसे किस तरह से बदला लिया जाए इस ओर चल जाएगा, जो कि हम दोनों के लिए ही बेहतर है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि अभी घर में किसी को भी हमारे इस बेबी के बारे में पता चले। पर भाभी, हम कब तक सबसे इस बेबी के बारे में छिपाएंगे? कुछ ही दिनों में सबको वैसे भी पता लग ही जाएगा। हम जानते हैं सारिका, ये बात हम सबसे छिपा कर नहीं रख सकते हैं, पर मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले मैं ये बात दिव्यांश को बताओ। उसे समझाना होगा इस बेबी के बारे में, ताकि वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर इस बेबी का साथ दे। अभी सारिका और नित्या वहीं पर खड़े बात ही कर रहे थे कि तभी पीछे से जाह्नवी, जो अभी चंद मिनट पहले आई थी, और उसने सिर्फ आखिरी के ही कुछ शब्द सुने जिससे उसे लगा कि उसकी बहन माँ बनने वाली है, वो उछलते हुए खुशी में बोली, क्या दे दूँ? इसका मतलब मैं मासी बनने वाली हूँ? वाओ, मैं ये बात जाकर माँ को बताती हूँ। माँ माँ। जाह्नवी दौड़ते हुए वहां से दुलारी जी को ढूंढते जाने लगी, पर नित्या और सारिका दोनों एक दूसरे को घबराए हुए से चेहरे के साथ देखने लगे। तभी सारिका डरे आवाज में बोली, अब क्या होगा भाभी?
जाह्नवी तो सबको इस बेबी के बारे में बताने चली गई। इधर नित्या सारिका से बोली, प्लीज सारिका, इस वक्त आप इस तरह डर नहीं सकती है। अगर आपके चेहरे पर ये डर घर वालों ने देख लिया तो वो सवाल करने लगेंगे। आपको मुझ पर भरोसा है ना? मुझे आप पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है भाभी। पर तो ये पर वर्ड छोड़िए और अपने चेहरे को नॉर्मल बना बाहर चलिए। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको आपके घर वालों के सामने बेइज्जत नहीं होने दूंगी। हॉल में जाह्नवी दौड़ते हुए अपनी मां को ढूंढने जा रही थी। उसकी आवाज को सुन सभी घर वाले हॉल में इकट्ठा हो गए। साथ में दुलारी जी भी जाह्नवी की आवाज सुन वहां पर आते हुए बोली, अरे जानू, तुम इस तरह से क्यों उछल रही हो? तुम्हें पता है ना कि डॉक्टर ने मना किया है इस वक्त तुम्हें इतना उछल कूद करने से। हाँ मम्मा, मुझे पता है, पर जो बात मुझे पता चली है उसके बाद मैं तो शांति से खड़ी रह भी नहीं पा रही हूँ। और मैं यकीन के साथ बोल सकती हूँ मम्मा की जो बात मैं आप सभी को बताने वाली हूँ उसे सुनने के बाद आप सभी भी खुशी से उछलने लगोगे। जाह्नवी की बात सुन दुलारी जी बोली, बेटा जानू, आखिर में ऐसी कौन सी बात है जिसे सुन तू इतना खुश हो रही है? अब हमें भी बता दो। जाह्नवी कुछ बोलती उससे पहले ही नित्या झट से उसके पास जाते हुए उसका हाथ पकड़ बोली, जानू प्लीज, तू इस वक्त कुछ नहीं बोलेगी। देख, तू मेरे साथ चल, मैं तुम्हें सब अच्छे से बताती हूँ। तू चल मेरे साथ। नित्या ये बोल जाह्नवी का हाथ पकड़ जाने लगी, लेकिन तभी जाह्नवी मुस्कुराते हुए बोली, नहीं दीदू, आज तो सभी घर वालों को ये बात पता चलनी ही चाहिए कि मैं मासी बनने वाली हूँ। ये बात जैसे ही जाह्नवी के मुंह से निकलती है सभी की आंखें हैरान नजरों से नित्या की तरफ मुड़ जाती है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस यहीं तक। आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड में सुनेंगे।